केंद्र सरकार की जो नौकरी होती है वो नौकरी होती है। टैक्स लोग देते हैं या नेतागिरी जो राजनीति होता है, ये सारी जो विभागों सरकारी में जो जाते हैं उन्हीं को देख रेख में सरकारी विभागों को चलाया जाता है। सफलताओं की तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम बता ही नहीं सकते। ये पूरी तरीके से सफलतापूर्ण सरकार है योगी की, जहाँ पे बलात्कार होते हैं, पेपर लीक होते हैं, जहाँ पर मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो विकास तो इनका बहुत देख रहे हैं हम 9-10 साल से, तो उस पर चर्चा ना करा जाए। इन्होंने क्या दिया है देश की आवाम को, ये सब देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से हमें हमारे हक के मांगने के लिए हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि वो मुद्दों पे बात करेगी? वो सिर्फ नफरत फैलाएगी। और अब तो चुनाव आ गए हैं, अब देखिएगा नफरत की कैसे बिहार चलेगी। चाहे MBBS करने जाइए, चाहे BTech करने जाइए, चाहे ITI और पॉलीटेक्निक करने जाइए, सब में फीस ज़्यादा लगती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। सरकार रोजगार दे रही है, सिर्फ भाषण ही दे रही है। देखिए रोजगार तो ये पहले से भी है कि जैसे टेम्पररी तरह से लोग काम करते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है वो टेम्पररी हो गया कि वो अपने काम के लिए बुलाते हैं। ये तो जनता रोजगार है। टेम्पररी जो फैक्ट्रियाँ बुलाया जाता है वो टेम्पररी टाइप है। जो सरकारी प्रदेश सरकार की जो नौकरी होती है, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य है, केंद्र सरकार की जो नौकरी होती है वो नौकरी होती है। टैक्स लोग देते हैं या नेतागिरी जो राजनीति होता है, ये सारी जो विभागों सरकारी में जो जाते हैं उन्हीं को देख रेख में सरकारी विभागों को चलाया जाता है। तो सरकारी विभागों को चलाने के लिए वो भर्तियाँ होती हैं, वो नहीं हो पा रहा है। वही बहुत ज़रूरी है। वही तो देश का संवैधानिक व्यवस्था से वो उनको हक मिला है, पढ़ेंगे लिखेंगे और सरकारी विभाग पर जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। सरकारें जो वादा की थी क्या वो पूरा की है? देखिए पूरा का मतलब यह है कि जैसे लोग अपना सरकार राजनीति के हिसाब से पहले काट मार के राजा जमीनों पर बनते थे, अब राजनीति के तहत ये सत्ता पर बैठते हैं। उनके लड़ने की तरीका होती है अपने तरह से, जैसे भी का बतिया के बोल के गोड़ हाथ पर के अपना सरकार बनाते हैं और इस तरह से प्रक्रिया में चलते। वो ढंग से चलता थोड़ी है, उस पर कोई मुद्दे बातें नहीं है। क्या इस सरकार में बेरोजगारिता कम हुई है? बेरोजगार का मतलब हुआ एक नौकरी सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग के लोग काम करें, प्राइवेट उसमें होना ही नहीं चाहिए। तब तो मतलब है इसका ना। आप जब जिन लोगों को हम लोगों ने भगाया, आप उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं देश में, बस में रहे। तो हम कहाँ हैं? हम तो वही पहुँच गए जहाँ थे। हमारे देश में नोटबंदी से सारा पैसा खत्म हो गया। अब हमारे देश के कारोबारियों को काम देते, काम करते, वो अलग बात है। तो आप विदेशों से बुला रहे हैं तो कहाँ हम लोग जा रहे हैं? आज हम लोग तो थोड़ा बहुत कह ले रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ये विश्व में जब जुड़ जाएगा हमारा देश तो हम तो ऐसा ही पीछे हो जाएंगे। आज देख लीजिए लड़ाई हो रही है विदेश में, अब परेशानी हो रही है भारत में। भारत अपनी व्यवस्था नहीं कर पाया, अब परेशानी उठाना पड़ रहा है। तेल देख लीजिए, तमाम सुविधाएं देख लीजिए। युवा परेशान है, नेता व्यस्त है, क्या यही विकास है? देखिए ऐसा है कि जब चोरी चमारी होती थी पिछली सरकारों में, बैकडोर से एंट्री होती तो युवा खुश थे, 4 लाख रुपए ले जा करके सीधा दे देते थे, PSC में भर्ती हो जाते थे। अब परेशानी का सबब यह है कि हर मौके पर अब आप नकल करके, जब मुलायम सिंह जी के ज़माने में सेल्फ सेंटर हुआ करते थे, अपने सेंटर में पढ़ो वहीं इम्तहान दो और बढ़िया 90% 95% नंबर लाओ। आज स्थिति यह है कि आप कोई एंट्रेंस देने जाते हैं तो उसमें निकल नहीं पाते, इसलिए कि वो पढ़ाई और पढ़ाई में अंतर है। अगर पढ़ के जाएंगे तो नौकरी पीछे पीछे रहेगी, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर श्रमिकों के लिए तो अड्डे खाली हैं। अपना करो, श्रमिक बनो तब भी 500 रुपये रोज़ कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि युवकों में अगर जज्बा है तो कोई युवक ऐसा नहीं जिसको नौकरी न मिल जाए। लेकिन अब यह है कि जहाँ ईमानदारी से पढ़ना लिखना था तब तक सो रहे थे, और जब समय आया नौकरी का तो पता चला एंट्रेंस नहीं पास कर पा रहे हो, भर्ती नहीं हो पा रहे हो। 12वीं पास कर लिया, लेकिन अगर अभी ITI पॉलीटेक्निक में भर्ती होने जाओगे तो एंट्रेंस का इम्तहान पास करना पड़ेगा। अगर आपने इंटर BA कर लिया, उसके बाद जो है B.Ed कर लिया, BTC कर लिया तो TET पास करो। TET पास करोगे तब टीचर बनोगे, सहायक अध्यापक बनोगे। तो वो ऐसा रोड़ा है कि जिसमें अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा तो TET का एग्जाम नहीं पास कर पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, नेता हमेशा से मौज किए हैं, नेताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास, मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं समाजवादी पार्टी के जिनके पास
अपनी साइकिल नहीं थी, आज 8-8 भट्टे 25 ट्रक चल रहे हैं। बताइए उनके कौन सी फैक्ट्री चल रही जहाँ से वो पैसा आया? सभी जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये क्या तरीका है। 5 करोड़ रुपए विधायक निधि, 5 करोड़ रुपए सांसद निधि उसमें मिलता है, तो उसमें 30% कमीशन उनका फिक्स है। अगर 30% कमीशन दे दोगे तो बजट रिलीज होगा, नहीं तो आपको वो काम नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो रही नेता की। अब स्थिति ये है कि पिछली सरकारों में बहुत ज़्यादा थी, इस सरकार में पारदर्शिता है बाबा की वजह से। इस वजह से लोग खुलेआम ये तांडव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी परेशान हैं। जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पेपर सदियों से लीक होते आए हैं। पेपर लीक होने में सरकार का कोई रोल नहीं है, पेपर लीक होने में चोरों का रोल है। आप ये बताइए कहाँ चोरी, डकैती, छिनैती और रेप, सारी कहानी। इतने बड़ा प्रदेश है, 36-40 करोड़ का प्रदेश है, इसमें इतनी शांति तो राम राज्य तो है नहीं कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक होगा, फिर पेपर होगा तो जो पढ़े हैं वही पास होंगे, नहीं बाकी जो इस चक्कर में है कि निकल जाते हैं। अब तो नकल तो होती नहीं, उनको तो उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी, और फिर कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। आप इनरोलमेंट ही हैं, आप जाकर अपना एडमिट कार्ड लीजिए, फिर इम्तहान दे दीजिए, क्या फ़र्क। लेकिन अगर गलत ढंग से सिलेक्ट हुए लोग, पेपर लीक होने के बाद भी इनका सिलेक्शन हो जाता और जा कर के ये MBBS करने लगते, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती जो मेहनत करके आए। बच्चे सिस्टम से लड़े अपनी पढ़ाई में? बच्चे सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा, आप तो मीडिया हैं, आपको पहले पता है, अगली साल से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इस तरह की नीट वगैरह जैसे होती हैं सब ऑनलाइन होंगी। कुछ 4 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, आपको केवल कंप्यूटर से लॉक करना है, ना कोई ऑफलाइन क्वेश्चन, ना कोई कुछ, ना पब्लिशिंग। आपको कोई ऑफलाइन वाला मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने सबक ले लिया। कितना ही ये चालाकी करें, लेकिन जुगाड़ लगाने वाले जहाँ पेपर सेलेक्ट होते हैं, जो पेपर के कंपोजिटर्स हैं, जो पेपर को बनाते हैं, उनके भाई भतीजाबाज इधर उधर से लोग कुछ न कुछ तो करीबी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए। उनके भाई भतीजे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, तो उनके लिए पेपर लीक करते हैं। क्या ऑनलाइन परीक्षा को कभी आउट नहीं किया जा सकता? ऑनलाइन परीक्षा लॉक हो जाती है, वहीं पर आप कोई देख ही नहीं सकता, तत्काल आप अपना रिजल्ट देख लीजिए। वहाँ बटन दबाते हैं EVM की तरह, आपको कितना वोट मिला तो हम देख लीजिए। ऑनलाइन का ये सिस्टम है। हमने कई ऑनलाइन परीक्षाएं दिया, तो इसलिए हम जानते हैं कि आप बाईं साइड में कंप्यूटर को लॉक करिए, माउस को लॉक करिए, आपका क्वेश्चन लॉक हो गया। अगर वो गलत है तो नेगेटिव मार्किंग, अगर तो नेगेटिव हो जाएगी, नहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करें, कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमे पर चली गई है। जो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी जेबों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए भैया, महंगाई जैसे आपने क्वेश्चन किया, महंगाई अवश्य है। महंगाई ये कहकर कि भाई महंगाई नहीं बचा जा सकता, लेकिन उनकी परिस्थितियों पे आपको ध्यान देना होगा। महंगाई का कारण है खाड़ी युद्ध में भयंकर तरह से तबाही हो रही है। जहाँ से जो उनके तेल के कुएँ, उनके गैस के भंडार, सब पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसको बनाने में, फिर वैसे प्रोजेक्ट करने में कम से कम 10 साल 5 साल का वक्त लग जाएगा, और अभी महंगाई से और जूझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 70% या 80% हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ के यूज़र सब तेल के मामले में, गैस के मामले में, PNG के गैस के मामले में सब विदेशों पर निर्भर है। और जहाँ विदेश पे निर्भरता है, वहाँ उनका बैरल बढ़ा, यहाँ आपका पेट्रोल बढ़ा। और स्थिति ये हो रही है कि अगर खाड़ी देशों को इस तरह तबाही होगी, तो इसकी रिकवरी में लग जाएगा 10 साल। ये 200 रुपये 250 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा। सरकार रोजगार दे रही है, भाषण रोजगार तो नहीं दे रही, पिछवाड़े में डंडे जरूर दे रही है। जब हम कोई आवाज़ उठाने जाएंगे तो ना हमारी सुनवाई होगी, और ज़्यादा उछकेंगे तो पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे। और कुछ सवाल तो बताइए। छात्र परेशान है, नेता व्यस्त हैं, क्या यही विकास है? अभी आप कुछ और पूछ रहे थे, आप कुछ और पूछ रहे हो। अभी आपको लग रहा है छात्र परेशान है, और उसके पहले आप कह रहे हो कि छात्रों को नौकरी दी जा रही है। हमने कहा ना, जो नौकरी दी जा रही है वो पीछे बेत है, बेत के रूप में, कि तुम नौकरी मांगो, हम तुम्हें खाने के लिए बेत देंगे, रोटी नहीं देंगे। सरकार की क्या सफलता रही है, सरकार की क्या विफलता रही है इस साल? सफलताओं की तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम बता ही नहीं सकते।
ये पूरी तरीके से सफलतापूर्ण सरकार है योगी की, जहाँ पे बलात्कार होते हैं, पेपर लीक होते हैं, जहाँ पर मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो विकास तो इनका बहुत देख रहे हैं हम 9-10 साल से, तो उस पर चर्चा ना करा जाए। इन्होंने क्या दिया है देश की आवाम को, ये सब देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से हमें हमारे हक के मांगने के लिए हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि वो मुद्दों पे बात करेगी? वो सिर्फ नफरत फैलाएगी। और अब तो चुनाव आ गए हैं, अब देखिएगा नफरत की कैसे बहार चलेगी। और रोज आए दिन यही एक किस्सा होगा, कभी उस मंदिर पे कब्जा दिलवा देंगे सनातन के नाम से, कभी उस मंदिर पे कब्जा दिला देंगे हिंदुत्व के नाम से। बस बटो और कटो की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति मुद्दों पे तो कभी किया नहीं है। बाकी हमारे याद छात्र परेशान हैं, नेता व्यस्त हैं, क्या यही रोजगार देने का जरिया है? क्या यही विकास है? इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है, छात्र त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं। आप ये बताइए, नीट परीक्षा जो पेपर आउट हुआ है, ये देश स्तर का जो है परीक्षा थी, और ये लोग पहले कहा करते थे कैसे लोग परीक्षा कराते हैं कि आउट हो जाता है, हमारी सरकार आएगी तो हम एक भी पेपर आउट नहीं होने देंगे, लीक नहीं होने देंगे। तो आप बताइए 15 लाख कहाँ गए? और काला धन कहाँ गया? अभी तक आए काला धन है? भ्रष्टाचार मिटाए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, बल्कि सभी भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला लिए। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जनता को गुमराह करती है, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके वोट लेती है और जनता को झुंझुना पकड़ा देती है। और सबसे बड़ी बात है, जिस देश में देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ परोसते हों, झूठ के बल पर जो है चुनाव जीतते हों, जनता को छलने का काम करते हों, उस देश का क्या होगा? आप ये बताइए। कभी वही देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, कैसे डायनामाइट आ जाता है, कैसे उग्रवादी आ जाते हैं, कैसे टेरर फंडिंग होती है। आज देश के प्रधानमंत्री 12 साल से लगभग देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे जो पहलगाम घटना हो गई, कैसे दिल्ली में घटना हो गई है? तो ये सब चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, वही बेच रहे हैं, जनता परेशान है। अरे भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहे थे, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात कहे थे, क्या हुआ? महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, क्या हुआ? नहीं हुआ। और जितने देश में भ्रष्टाचारी थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, स्वर्गीय अजीत पवार इस समय हैं, अजीत पवार, अशोक चौहान सब भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग जो है चक्की पिसिंग, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिए। कैसे भ्रष्टाचार आप समाप्त करोगे? जनता से तो कहते हो कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। अरे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं तो जो उनको जेल में भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। कि भ्रष्टाचारियों को आप अपने दल में मिला ले रहे हो, अपराधियों को अपने भारतीय जनता पार्टी में मिला रहे हो, भ्रष्टाचारियों को अपने भारतीय जनता पार्टी में मिला रहे हो और कह रहे हो कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। कैसे समाप्त करोगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बताइए, जितने गुंडे और भ्रष्टाचारी थे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो आप कहाँ भगा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? आप बताइए। ये केवल कहने के लिए है भैया, ये लोग केवल कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आप कितने लोगों को रोजगार दिए, किसानों का आय दुगुनी हुई कि नहीं हुई, छात्रों को फीस आप माफ़ किए या फीस कम किए? फीस की महंगाई हो रही है। आप चाहे बीएड करने जाइए, चाहे बीटीसी करने जाइए, चाहे एमबीबीएस करने जाइए, चाहे बीटेक करने जाइए, चाहे आईटीआई और पॉलीटेक्निक करने जाइए, सब में फीस ज़्यादा लगती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। और आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुलवा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल खुलवा रहे हैं। अरे सरकारी अस्पताल खुलवाइए, सरकारी स्कूल खुलवाइए, तब न होगा। ये सरकार
ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, यानी लाभकारी राज्य बनता जा रहा है और लोक कल्याणकारी राज्य का नाम खत्म होता जा रहा है। पहले लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी सरकारें चलती थी, अब तो लाभकारी सरकारें चल रही हैं। लाभ के लिए जनता से टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा और टैक्स लेते हैं। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। पत्रकार महोदय, इतना दुख होता है कि 300 रुपये इस तपती धूप में ईंटा गारा देने वाले से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो 80,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला 300 रुपया दिहाड़ी वाले से रिश्वत मांगता है। आप ये बताइए, जनता से दोहरा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बार जनता के टैक्स से तो उनका वेतन देते हैं और जनता के काम के लिए आपके कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जवाब देते? और ये जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ है, आप देख लीजिए, इनकी जांच नहीं करते। बस माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। अरे नहीं, बच नहीं रहे हैं तो कैसे रोज अपराध हो रहा है, रोज भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाह लें, आप दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें, 24 घंटे के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं सारा धन राज की संपत्ति घोषित करा देंगे कि हमारे पास आय से अधिक कितनी संपत्ति है, मैं राज की संपत्ति घोषित करना चाहता हूं, कर दीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ। भ्रष्टाचार अगर समाप्त हो जाए तो प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे 50% जी रहे हैं, उनका जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बोलते हैं, उस पर अमल नहीं करते, इनकी बोल केवल हवा में तैरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो आप लोगों के चैनलों पे, अखबारों में छपता है, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सच्चाई जानने के लिए आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा। आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी आप मुगालते में कि अधिकारी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। इस पे ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो वही दशा होगी जो अन्य सरकारों की हुई थी। जब जनता ऊब जाती है तो उखाड़ फेंकती है। इसी तरह से जनता त्रस्त है और परेशान है और वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। छात्र सिस्टम से लड़े या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इस पर आपकी क्या राय है? छात्र को बहुत कुछ लड़ाई लड़ना है, छात्रों को सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना है। सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती है। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, हमारी सरकार आएगी तो मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, महंगाई समाप्त कर दूंगा, कहे थे ना बेरोजगारी समाप्त कर दूंगा। कहाँ की? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं कि पेपर जो है स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ नौकरी देंगे। अब वो पैसे से नहीं चलेगा। आखिर ये पेपर जो लीक हुआ है, जो आउट हुआ है, बिना पैसे के हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी सरकार है, रामराज की सरकार में पेपर आउट हुआ है और अमृतकाल की सरकार में पेपर आउट हुआ। ये जंगल राज में नहीं पेपर आउट हुआ है, ये अमृतकाल की सरकार में, रामराज की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार में, और जो कौन प्रधान जी हैं, प्रधान जी की सरकार में, राजनाथ जी की सरकार में, अमित शाह जी की सरकार में पेपर आउट हुआ। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? ये देश स्तर का परीक्षा है नीट। कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए और तमाम बच्चे ऐसे आत्महत्या किए कि उनका न पेपर में आया न आप लोगों को चैनलों में आया। तो ये सरकार से छात्र बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं कि हम इतने मेहनत से तैयारी करके परीक्षा दिए और पेपर आउट हो गया और सरकार को नहीं पता लगा। छात्र कह रहे हैं पेपर आउट हो गया, तब जो है सरकार मानी है, नहीं तो सरकार तो उसी तरह से मस्त थी। आप बताइए नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है भैया? तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी न लेके पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। अब जनता जान गई है, छात्र, नौजवान, किसान और पटरी दुकानदार सारे लोग जान गए हैं कि ये केवल लफबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और जनता को राहत नहीं देना चाहती। जनता के खून पसीने को चूस कर अडानी अंबानी को माला माल कर रही है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये दशा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम 140 करोड़ जनता के सेवक हैं। सेवक कैसे होते हैं भैया? हम 140 करोड़ जनता के चौकीदार हैं। चौकीदार ऐसे होते हैं कि आपके चौकीदारी में पेपर आउट हो जा रहा है। आप कैसे चौकीदार हैं? कैसी चौकीदारी कर रहे हैं? प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक के सरकार में जो है पेपर आउट हो रहा, लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा। लेकिन इनको क्या? इनको तो केवल अपनी सत्ता से मतलब है। हम इनसे सवाल करेंगे तो हमें कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं और ये लोग हवाई जहाज से उड़ें और तेल की बर्बादी करें, 25-25 गाड़ियों 70-70 गाड़ियों से रैली निकालें। ये लोग देशद्रोही नहीं। हम जनता की आवाज़ उठाएं, किसानों की आवाज़ उठाएं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाएं, छात्रों की आवाज़ उठाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो ये कहेंगे ये लोग जो है देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। अरे हम लोग असली देशभक्त हैं कि हम जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार मिटाने की आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोगों की बात इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं और हम लोग सरकार के आँख कान खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके आँख कान खुल नहीं रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये लोग चेतें। जो ये नीट की परीक्षा जो है लीक हुई है, आउट हुआ है पेपर, इसकी जिम्मेदारी लेके देश से माफ़ी मांगें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, कितनी बड़ी परीक्षा कैसे लीक आउट हुआ? और जो एनटीए परीक्षा कराती है वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है? आप बताइए, क्यों नहीं लेती है? नेशनल टेस्ट एजेंसी है, आप बताइए फिर किस बात क्या है ये? तो ये लोग पहले पीएमटी और सीपीएमटी होता था, आपको जानकारी होगी। जब नीट परीक्षा कहें कि आप ईमानदारी से होगा और ईमानदारी में बेईमानी कर हैं, हमसे कहेंगे ईमानदार बनो और अपने भ्रष्टाचार कर हैं और बेईमानी कर हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जितने एमएलए और एमपी भ्रष्टाचारी हैं, जितने एमएलसी भ्रष्टाचारी हैं, जितने आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस भ्रष्टाचारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगल बगल बैठते हैं। जिस जिले में वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं और 6-6 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं और उसके बाद जो है अब तो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं। कहाँ से ले आए देश के प्रधानमंत्री? आप क्यों नहीं इनकी जांच कराते? और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इनकी जांच क्यों नहीं कराते? कैसे आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त करें? जितने भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, वो आपके अगल बगल बैठते हैं। तो ये लब्बाजी से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस पे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा, अपराध समाप्त होगा। नहीं तो जैसे नहीं होता, जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा। भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत दुखी है, आहत है। अब मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना 90% वोट पाके जो है सरकार चला रही थी, लेकिन वहाँ की गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई पे ध्यान नहीं दी। वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई, आखिर भाग के जो है भारत में टिकी हुई है साल भर से, और यही नरेंद्र मोदी जी उनको शरण दिए हुए हैं। और इधर कहते हैं कि जो है घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। आप ये बताइए, नेपाल से सबक लेना चाहिए। नेपाल में जनजीत तैयार हो गया। आप बताइए, जब छात्रों का नीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ तो ये छात्र कितने दुखी हुए। अगर ये छात्र संजीदगी से अपने दिल पे ले लिए और देश में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा इन सरकारों का? इन सरकारों को तो भागना पड़ेगा कुर्सी छोड़कर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है, अगर भारत के जो है नौजवान उठ खड़े हुए, जनजी यहाँ खड़े हो गए, तो ये भ्रष्टाचारी और अपराधी देश छोड़कर भाग जाएंगे। और ये चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अगर इस पे अमल नहीं किए तो दिन दूर नहीं कि भारत में भी वो नौबत आ जाएगी। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी नौबत न आए। लेकिन अगर ये लोग नहीं मानेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेंगे, ऐसे नीट की परीक्षा का पेपर आउट होता रहेगा और ऐसे अपराध बढ़ते रहेंगे, तो भैया वो कोई रोक नहीं सकता। पत्रकार महोदय, आप भी नौजवान हैं, देख रहे हैं कि बच्चे कितने सांसद में, कितने दुखी हैं, वो भी नौजवान हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके
ITI पॉलिटेक्निक करके, BEd BTC करके, नेट और JRF करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हैं और ये सरकार मजा ले रही है। आप बताइए, ये मंत्री लोग अभी तक 25-25 गाड़ी का काफिला लेके चलते थे। देश के प्रधानमंत्री का 100 गाड़ियों का काफिला चलता था, तब तेल की कमी नहीं थी, तेल उड़ा रहे थे और आज तेल की कमी बता रहे हैं। आप हवाई जहाज से चलिए, हेलीकॉप्टर से चलिए, विदेश यात्रा करिए और अगर कोई आदमी विदेश जाना चाहे तो उसके लिए आप मना कर रहे हैं कि विदेश की यात्रा रोक दीजिए, और आप क्यों कर रहे हैं? और आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग क्यों नहीं आपने कर लिया? विदेश जाने की क्या जरूरत थी? आप वर्चुअल बात कर लेते, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ये जनता को केवल छलने का काम कर रहे हैं। जनता अब ऊब गई है, जनता इसका जवाब अवश्य देगी।